नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और मेरे साथ मौजूद हैं इंडिया डेली के एडिटर इन चीफ राहुल महाजन जी। दर्शकों, आपका बहुत स्वागत है। देश में इस समय दो बड़े इवेंट हो रहे हैं जिन पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। पहला प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और दूसरा दिल्ली में सियासत का महाकुंभ है। दोनों का ताल्लुक यूं तो कोई सीधा नहीं है, लेकिन अलग अलग वजहों से दोनों सुर्खियों में रहे हैं। बहरहाल हम हाजिर हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव का हाल लेकर, जहां दिल्ली की जनता के मुद्दे, उनके समाधान, पार्टी की नीति और चुनावी समीकरण सब है। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की, उसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को चौंकाया। 2015 में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीतकर जिस तरह से विपक्ष का सफाया किया था, उसने विरोधी पार्टियों को सख्ते में डाल दिया था। तो बीजेपी तो 3 सीटें जीतकर फिर भी अपनी लाज बचाने में कामयाब रही, लेकिन 15 साल तक दिल्ली पर हुकूमत करने वाली कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया। 5 साल बाद जब दिल्ली में दोबारा विधानसभा चुनाव हो गए तो सबको लगा कि इस बार सियासी समीकरण बदलेंगे। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी और दूसरी विरोधी पार्टियां माहौल को भुनाने में कामयाब रहेंगी, लेकिन 2020 के चुनाव नतीजे जब आए तो फिर विधानसभा की तस्वीर में कोई खास बहुत बड़ा बदलाव नहीं नजर आया। खाली पुरानी सीटों के आखिरी नंबर में फेरबदल हो गया, यानी जो आम आदमी पार्टी के 67 विधायकों की संख्या 62 रह गई और बीजेपी के 3 विधायकों की संख्या बढ़कर 8 पहुंच गई। कांग्रेस अपने पुराने प्रदर्शन पर बरकरार रही, यानी 0 के 0। अन्य के हाथ भी कुछ नहीं लगा। जाहिर है अब 2025 है और 2025 में राहुल जी समीकरण कह रहे हैं बहुत तेजी से बदल रहे हैं और इस बार कांटे की टक्कर का दावा किया जा रहा है। लेकिन इंडिया डेली के ओपिनियन पोल में क्या तस्वीर सामने आई है, अब से थोड़ी देर में दर्शकों के सामने साफ हो जाएगा। इस बीच आम आदमी पार्टी की सरकार अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर चुकी है। हालात बदल चुके हैं क्योंकि इस कार्यकाल में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में रही है। पहले 2 चुनाव की अगर आप बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से चेहरा और मुख्यमंत्री केजरीवाल हुआ करते थे। इस बार पार्टी का चेहरा भले ही केजरीवाल है, लेकिन दिल्ली की गद्दी पर मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी राज कर रही हैं। इसी तरह बीजेपी ने जहां 2015 में किरण बेदी पर अपना दांव आजमाया था, वहीं 2020 के चुनाव में उसने किसी को चेहरा नहीं बनाया। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के सामने उसने आक्रामक राजनीति करने वाले रमेश बिधूड़ी और प्रवेश वर्मा को आगे कर दिया है। इसके सियासी समीकरण क्या बनेंगे, क्या निकलेंगे, क्या सियासी समीकरण बिगड़ेंगे, क्या बीजेपी अपनी इस कोशिश में कामयाब हो पाएगी, ऐसे बहुत सारे सवाल दिल्ली की सियासी फिजा में इस वक्त घूम रहे हैं। विवेक, जैसे आपने कहा कि बीजेपी की तरफ से कोई भी चेहरा नहीं दिया गया और ये जो है एक तरह से जो आम आदमी पार्टी है वो इसे भुनाने की भी कोशिश कर रही थी। वो बार बार बीजेपी से ये सवाल कर रही थी कि आखिर आपके मुख्यमंत्री का चेहरा क्या है। वैसे दिल्ली के लोकसभा चुनावों में जो आम आदमी की चीज़ें हैं वो तो कहीं गौन हो गई। जो मुद्दे उठाए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए मुद्दे नहीं रहे हैं। वो या तो पोस्टर वॉर में तब्दील हो गए थे या किसी और चीज़ में। वहीं लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी का मुकाबला करने वाली कांग्रेस दिल्ली में अपनी खोई ज़मीन को इस बार पाने की ज़रूर कोशिश करेगी। ये भी बात है कि लोकसभा चुनावों में एक साथ लड़ने के बाद एक आपको दिखाई दे रहा है कि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि जब उन्होंने लोकसभा में इकट्ठे चुनाव लड़ा तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस बात की पुरजोर कोशिश है इस बार कांग्रेस की कि वो कुछ ना कुछ दिल्ली में करके दिखाए और राहुल गांधी के जरिए वो माहौल को बनाने में पीछे नहीं है। ये बात अलग है कि कभी दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे या पार्टी के पुराने नेता साथ छोड़कर बीजेपी और आप का रुख कर चुके हैं। इन सारे सियासी समीकरणों के बीच दिल्ली सरकार और एलजी के बीच टकराव, शराब घोटाला, यमुना की जो गंदगी है या फ्रीबीज के मुद्दे जो हैं, जिन्हें लेकर जनता का मिजाज भी मायने रखता है कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। ये जो है चुनावों का रुख बदल सकता है। ये सारे मुद्दे आखिर 2025 के चुनावों में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये जानना बेहद दिलचस्प होगा और यही जो है हमारी जो ओपिनियन पोल है उसमें इसकी आपको एक झलक मिलेगी। और राहुल जी, ये जो हमने ओपिनियन पोल अभी दर्शकों के सामने रखने का फैसला किया है, इसमें बहुत हद तक 8 फरवरी की तस्वीर हम मानकर चल रहे हैं कि 8 फरवरी की तस्वीर हमें देखने को मिलेगी जब चुनाव नतीजों का ऐलान होगा। क्योंकि दिल्ली का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए भले ही अपनी जमीन पाने से जुड़ा हुआ हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए नाक बचाने जैसा है।
या पंजाब और दिल्ली के लोकसभा चुनाव का असर दिल्ली विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी की हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा में जीत का असर दिल्ली में दिखाई देगा? यह 5 फरवरी को वोटिंग के बाद 8 फरवरी को पता चलेगा, जब नतीजे सामने आएंगे और पता चलेगा दिल्ली की जनता किसे दिल में जगह दे रही है, दिल्ली में किसको जगह दे रही है, किसके हाथ में वो सत्ता थमा रही है, किसे राज करने का मौका दे रही है। इन सभी सवालों को लेकर वी प्रिसाइड इंडिया डेली आपके सामने हाजिर हुआ है और साथ ही साथ हम कोशिश ये करेंगे सबसे सटीक आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करें, पेश करें। दो खास बात आपको देखने को मिलेगी कि एक तरफ बीजेपी जो कि हरियाणा चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव के बाद पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि वो दिल्ली में भी बदलाव कर सकती है, वहीं आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड ये कह रहा है कि उसने 2013, 2015, 2020 सभी चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और अगर हम उनके वोट शेयर को भी देखें तो ज़्यादा वोट शेयर जो है हिला नहीं है 2015 और 2020 में। ये दिल्ली के विधानसभा चुनावों पर सबसे सटीक और सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है हम जो आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें हम आपके सामने एक तस्वीर रखने की कोशिश करेंगे कि 2025 के चुनाव नतीजों की क्या तस्वीर है। लेकिन इसी के साथ हम ये स्पष्ट कर दें कि ये सिर्फ आंकलन है या अंदाज़ा है, अनुमान है। पूरी तस्वीर 8 फरवरी को चुनाव नतीजों से ही साफ होगी, जब जनता जिसने अपना मन अब तक बना लिया होगा वो वोट डालेगी, वो बटन दबाएगी और वो ये तय करेगी कि आखिर दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा। तो शुरुआत करते हैं राहुल जी, दर्शकों को बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कराते हैं और शुरुआत 2015 के आंकड़ों के साथ। 2015 के आंकड़े बिग स्क्रीन पर लेकर आइए। ये स्क्रीन हमने आपके सामने रखा हुआ है, ये बिग स्क्रीन के पर आप 2015 के आंकड़े देख रहे हैं। 2015 में सिर्फ 3 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी के पास, मैं थोड़ा सा इस तरफ और हो जाता हूं जिससे कि पूरी वॉल आप देख पाए। सिर्फ 3 सीटें ऐसी थी, रोहिणी की, मुस्तफाबाद की और विश्वासनगर की। ये 3 सीटें ही बीजेपी के खाते में आ पाई थी, जिसने पूरी दिल्ली को चौंकाया, पूरे देश को चौंकाया, क्योंकि एक अप्रत्याशित नतीजा था, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, जिसको कोई नहीं सोचकर चल रहा था। अब 2015 की जल्दी से कुछ और तस्वीर हम इस तरफ देख लेते हैं। वोट शेयर क्या रहा, कितने % वोट आम आदमी पार्टी को और बाकी पार्टियों को मिले, तो यहां पर आप देखिए क्लियर, यहां पर साफ नजर आता है, क्लियर नजर आता है कि आम आदमी पार्टी जिसने 67 सीटें हासिल की, वो 54% से ज्यादा वोट शेयर अपनी तरफ खींचने में कामयाब रही। बीजेपी जिसे सिर्फ 3 सीटें मिली, उनके अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो 32.3%। याद रखिएगा ये 2015 का आंकड़ा है जो हम आपको दिखा रहे हैं, विधानसभा चुनाव के नतीजों के आंकड़े जो हम आपके सामने रख रहे हैं। वही कांग्रेस पार्टी 9.7%। जी सर, यहाँ पे एक साफ करना चाहूंगा, मुस्तफाबाद का इस बार चुनाव जो है बहुत ही कांटे का होने वाला है। वहां पर एक पोलराइजेशन करने की कोशिश की गई मुस्तफाबाद में। बिल्कुल, वो AIMIM ने कैंडिडेट जो खड़ा किया ताहिर हुसैन, वो 2020 के दंगों का आरोपी है। और ऐसे में वहां पर क्या होता है ये बड़ा देखने वाली बात होगी। वहाँ पर जो बहुत सारे जो वोटर्स हैं वो पहाड़ी हैं, यानी उत्तराखंड के वोटर्स हैं, वो किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं, ये बहुत कुछ जो है वो तय करेगा कि आखिर वहाँ क्या होने वाला। वहाँ पे एक और जंग भी है, वहाँ पे नाम क्या रखा जाए मुस्तफाबाद का, वो मुस्तफाबाद ही हो या उसे शिवपुरी कर दिया, ये भी पूरी तरह से जो है एक मुद्दा चल रहा है। तो ये मुद्दे जो हैं मुस्तफाबाद में इस बार देखने को। लेकिन सर एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस तूफान में अगर आप ये नीला तूफान देखें, इसमें से भी ये मुस्तफाबाद अगर रह गया 2015 में, तो ये क्या, ये मान के चलें कि इस बार यहाँ फाइट है? हम कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज पूरी तरह से इसको डिस्कस करेंगे कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हो रहा है, लेकिन एक बार पूरा दिखा देते हैं 2015 में क्या हुआ, 2020 में क्या हुआ। 15 की तस्वीर हमने आपके सामने रख दी है। 15 की तस्वीर आप देख रहे हैं। 15 में वोट शेयर क्या था अलग अलग पार्टियों के लिए, कैसे आम आदमी पार्टी का तूफान जो है सारी पार्टियों को ले उड़ा था। इस तस्वीर से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं। तो 2015 की पिक्चर आपके सामने आ गई है। जल्दी से 2020 की तस्वीर देखते हैं, बड़े वॉल पर, बिग वॉल पर लेकर आइए। 2020 की तस्वीर कैसे बदली है देखिए। 2020 की तस्वीर 5 साल के बाद बीजेपी के लिए थोड़ी सी रोशनी नजर आई। रोहिणी, गांधीनगर, बदरपुर, लक्ष्मीनगर, विश्वासनगर, करावल नगर, गोंडा। लेकिन मुस्तफाबाद जो सीट थी वह आम आदमी पार्टी खाते में चली गई, जो 2015 में नहीं हुआ करती थी। अब जल्दी से नजर डालते हैं इसके वोट शेयर पर। 2015 में वोट शेयर क्या रहा, 2020 में क्या रहा 2015 के बाद। 2020 की तस्वीर आप देखिए। विधानसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से बेशक कमी आई आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में, लेकिन आम आदमी पार्टी का वोट शेयर इतना कम नहीं था कि उसे सत्ता से बाहर किया जा सके। आम आदमी पार्टी दमदार तरीके से आई, 63 सीटें जीत कर आई 53.5% के साथ।
बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा, 32 से 38%, 38.5% पर पहुंचा। सीटें भी बढ़ी, लेकिन मुकाबला नहीं था, टक्कर नहीं थी, कांटे की टक्कर नहीं थी, इसलिए बीजेपी बहुत पीछे छूट गई। और कांग्रेस का वही एक बार फिर कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कांग्रेस 2013 में जीरो थी। 2013 में जी। 24.55% वोट पे थी, वो 2015 में 9.65% पे पहुंच गई, और कांग्रेस जो है 2020 में 4.26% पे पहुंच गई, जो हम दिखा रहे हैं। और ये साबित करता है कि ये जो वोट शेयर है ये सारा आम आदमी पार्टी ने अपनी ओर खींच लिया है। तो आज जो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, क्या सच में वो किसी किस ये सोच के लड़ रही है कि उसे कोई जीत मिलेगी, या फिर ये सोच के लड़ रही है कि वो आम आदमी पार्टी को किस तरह से हरा दे? ये बड़ा क्वेश्चन की बात है। ये लेकिन सबसे बड़ी बात सर ये इसमें कि कांग्रेस का वोटर जो है वो शिफ्ट होता है आम आदमी पार्टी की तरफ। ये पैटर्न हमने दिल्ली में भी देखा, ये पैटर्न हमने पंजाब में भी देखा, ये पैटर्न हमने दूसरे स्टेट्स में भी देखा, जहां पर कांग्रेस का वोटर जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ गया, और इससे आम आदमी पार्टी को बड़ा फायदा हुआ। और इस बार के चुनाव में मुद्दा आम आदमी पार्टी ने यह बनाया है कि अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तो आप बीजेपी को जिताएंगे, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी को वो एक बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो कांग्रेस के वोटर्स हैं वो आम आदमी पार्टी के वोटर्स हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये भी असेसमेंट है कि अगर कांग्रेस पार्टी जो है वो लगभग, जो कि बड़ा मुश्किल लगता है, 10% वोट तक काट गई तो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और 2025 में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें बातचीत हो रही है, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जनता से जुड़े मुद्दे कौन है, और आरोप प्रत्यारोप बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच चाहे वो यमुना की साफ सफाई का मामला हो, चाहे वो फ्रीबीज का मामला हो, चाहे वो अभी एक बड़ा नया मामला सामने आया जिसमें बहुत इलेक्शन कमीशन और कोर्ट तक बात पहुंची कि भाई यमुना के पानी में जहर मिलाने की कोशिश की गई। तो ये चुनाव बहुत रोचक है और दिलचस्प भी है। बड़ा ये जो मुद्दे हैं ना, जैसे यमुना का पानी का मुद्दा भी है, ये वो लोग तो समझ सकते हैं जो कि इतिहास को भूल जाते हैं, पुरानी चीज़ें भूल जाती हैं। आखिर सबसे पहले वादा किसने किया था बहुत बढ़ चढ़ के कि यमुना साफ कर देंगे? उमा भारती थी, और वो व्यक्ति थे जो कि आम आदमी पार्टी से अब जो है बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो क्या उनका वादा वो भूल गए कि हमने वादा किया था कि हम यमुना साफ कर देंगे? कर दी यमुना साफ। ये मामला जो है ये कांग्रेस के रिजीम में भी चलता रहा था, उससे पहले बीजेपी की रिजीम में भी चलता रहा था। 1993 से 1998 बीजेपी की सरकार थी, तब क्या यमुना के लिए स्कीम नहीं बनी थी? तब यमुना के लिए पूरे प्लान नहीं बने थे? क्या हुआ उन प्लान का? साफ हो गई क्या यमुना? तो ये जो है ये सिर्फ अगर हम एक आदमी पे ठीकरा फोड़ेंगे तो वो शायद सही नहीं होगा। इसमें जितनी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की, उतनी जिम्मेदारी केंद्र की भी है, क्योंकि ये केंद्र और आम आदमी पार्टी दोनों की जिम्मेदारी। राहुल जी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने ये प्रॉमिस किया था कि हमने अगर 2025 तक यमुना क्लीन नहीं किया, हमें 5 साल और दे दिए। ये वीडियो बड़ा सोशल मीडिया पर डिबेटेबल है। मैं तो उससे आगे बढ़ रहा हूँ ना। उससे पहले उमा भारती ने क्या वीडियो पे बोला नहीं था जी कि हम यमुना साफ कर देंगे? उन्होंने करोड़ों रुपए नहीं लगाए इसमें। और फिर तो जो आम आदमी पार्टी बोल रही है वो तो पहले बीजेपी बोल चुकी है ना जी कि हम साफ कर देंगे। तो क्या इस बार भी प्रॉमिस किया गया है हाँ, तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में। मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है।